हेलो दोस्तों, वेलकम। आज हम लोग देखेंगे इंडिया और नेपाल के रिलेशन के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया और नेपाल का रिलेशन कितना स्ट्रेटेजिक और हिस्टोरिकल है। उसके इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंडिया और नेपाल एक नेबरिंग कंट्री है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि उनमें रिलेशनशिप की स्टार्ट जो है उसमें वही बात देखते हैं कि इंडिया और नेपाल एक यूनिक रिलेशनशिप शेयर करता है, बिकॉज इंडिया और नेपाल एक नेबरिंग कंट्री है। इंडिया के 5 स्टेट जो है नेपाल से बॉर्डर शेयर करती है, जिसका नाम हम लोग आगे देखेंगे। इस नेबरिंग कंट्री होने की वजह से इंडिया नेपाल के लैंड बॉर्डर शेयर करता है। इंडिया और नेपाल के जो ओपन बॉर्डर है, और इंडिया और नेपाल जो है रिवर वाटर भी कई सारे शेयर करते हैं। जैसे कि आप लोग देखेंगे इस स्लाइड में कि बहुत सारे ऐसे रिवर्स हैं, जैसे कि आप देखिए घाघरा, गंडक, कोसी, मेनली हिमालयन रिवर्स, जो नेपाल से ओरिजिनेट होते हैं और इंडिया में एंटर करते हैं और इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि इंडिया के एग्रीकल्चर इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। प्लस कोसी जैसी नदी जो है, ये नदी, इसको सौरव बिहार भी बोला जाता है। कई सारी नदी बिहार में फ्लड्स भी करती है। गंजेटिक बेल्ट में इनका बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है। तो इस तरह से इंडिया और नेपाल का नेबरिंग कंट्री होने का ये जोग्राफिकल रिलेशन है। अब देखिए साथ में ये रिलेशन इतना यूनिक रिलेशन क्यों है, नेपाल और इंडिया का रिलेशन इतना यूनिक क्यों है? क्योंकि अब इंडिया और नेपाल के बीच में डीप रूटेड पीपल टू पीपल रिलेशन है। इसका अर्थ क्या है? जैसे आप लोग पीछे हल्का देख पा रहे होंगे, कुछ नेपाली वुमेन जो है ट्रेडिशनली ड्रेस करके इंडिया में कोई कल्चरल एक्टिविटी पार्टिसिपेट कर रही है। तो इस वजह ये जो पीपल टू पीपल रिलेशन इंडिया और नेपाल शेयर करता है, ये आज से नहीं, हिस्टोरिकली है। बॉर्डर तो इंसान बनाए हैं, अब पॉलिटिकल रीजन से बॉर्डर बना है, पर लोग तो पहले से आसपास एक दूसरे की कंट्री में आते आते रहे हैं। ये कैसे हो पाया है? क्योंकि फ्री मूवमेंट रहा है पीपल के बीच में, लॉन्ग ट्रेडिशन। अब हम लोग का ओपन बॉर्डर है, हम लोग जानते हैं, तो फ्री मूवमेंट रहा है पीपल के बीच में। सेकंड, हम लोग इकोनॉमिक रिलेशन है, क्योंकि ट्रेड ट्रेड तो होता ही है। हम लोग आगे देखेंगे इंडिया नेपाल का ट्रेड जो है $7 बिलियन है। तो इकोनॉमिक रिलेशन तो है ही, प्लस साथ साथ फैमिलियल रिलेशन भी है। अब नेपाल की लड़कियां इंडियन लड़कों को शादी करती है, फिर इंडियन लड़कियां नेपाल लड़कों को शादी करती है। इस तरह का भी रिलेशन है, रोटी बेटी का रिश्ता बोला जाता है मेनली। तो कई सारे, इनफैक्ट कई सारे जो इंडियन फैमिलीज हैं जो कि गंजेटिक बेल्ट में रहते हैं, वो नेपाली के लड़के की शादी करते हैं। तो इस तरह का रोटी बेटी का रिश्ता जो है, इसकी वजह से फैमिलियल रिलेशन भी बन जाता है दोनों कंट्री के बीच में, जो कि यूनिक बात है। अब कुछ नंबर्स के थ्रू हम लोग देखते हैं कि इंडिया नेपाल का रिलेशन कैसा है। ये सारे नंबर्स का सोर्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है। तो फर्स्ट है कि इंडिया और नेपाल एक दूसरे के टेरिटरी में वीज़ा फ्री एंट्री है। अब सोचिए, खाली पासपोर्ट लेकर आप चल जाओगे एक दूसरे के देश में, तो ऑब्वियसली ज़्यादा लोग मूवमेंट करेंगे। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 80 लाख यानी कि 8 मिलियन नेपाली सिटीजन जो है इंडिया में रहते और काम करते हैं। एट द सेम टाइम 6 लाख इंडियन लोग नेपाल में रिसाइड करते हैं। अब इंडिया जो है, नेपाल में जितने भी फॉरेन टूरिस्ट आता है, उनका 30% संख्या जो है वो इंडियन होता है। इंडिया जो है नेपाल का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, और नेपाल से जितने भी कंट्री व्यापार करती है उसमें इंडिया जो है लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर। जैसे मैंने पहले बताया कि इंडिया और नेपाल जो $7 बिलियन का ट्रेड कर चुका है 2019-20 में। अभी ये इसी के आसपास ट्रेड करता है करंट ईयर में। अब नेपाल जो है इंडिया का 11th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। अब इंडिया जितना भी आइटम एक्सपोर्ट करती है, जिन भी कंट्री को करती है, उसमें नेपाल 11th नंबर पे आता है। अप्रोक्सीमेटली 2% इंडिया का एक्सपोर्ट जो है 2 to 2.5% नेपाल की तरफ जाता है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। आप देख सकते हैं कैसे तरह इकोनॉमिकल, कल्चरल और पीपल टू पीपल रिलेशन इंडिया और नेपाल के बीच में विद दिस नंबर्स। अब ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो इंडिया नेपाल के रिलेशन को क्रिटिकल बनाती है, इंपॉर्टेंट बनाती है। पहला ये कि एक्सटेंसिव पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है। अब लोग एक दूसरे से ऐतिहासिकली फैमिलियल रूप से जुड़े हुए हैं। पूर्वज पूर्वज पुश्तैनी और कई सारे लोग नेपाल में आते रहते हैं, इंडिया के नेपाल में आते रहते हैं, नेपाल के इंडिया में आते रहते हैं। उनका आपस में फैमिली जुड़ा हुआ है थ्रू मैरिज, अलायंस। तो ये एक्सटेंसिव कॉन्टैक्ट इजीली ब्रेक नहीं हो सकता, तो इसलिए क्रिटिकल रिलेशन है। सेकंड, रिलीजियस, कल्चरल, इकोनॉमिक लिंक। जैसे आप लोग जानते हैं, गौतम बुद्ध बुद्धिज्म के थ्रू इंडिया नेपाल स्ट्रांगली कनेक्टेड है। अब लुम्बिनी माना जाता है नेपाल के अंदर है, तो वहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था माना जाता है। और फिर उन्हें बोध गया में एनलाइटमेंट मिला। फिर उन्होंने सारनाथ में फर्स्ट sermon दिया, जो ये दोनों जगह इंडिया में है। ऊपर से कई जगह उन्होंने इंडिया में घुमा, एक्सप्लोर किया ड्यूरिंग हिज फॉरेस्ट यात्रा, मतलब जो एनलाइटमेंट के पहले जो उनका जर्नी था उसके दौरान। तो एक तरह का रिलीजियस, कल्चरल, इकोनॉमिक लिंक्स हम लोग देख चुके हैं पहले, किस तरह इंडिया नेपाल में बन चुका है हिस्टोरिकली। इस वजह से भी एक इंडिया नेपाल का रिलेशन क्रिटिकल है। थर्ड, अब ओपन बॉर्डर है तो लोग फ्रीली मूव कर सकते हैं, और इनफैक्ट इंडिया का जो करेंसी है वो नेपाल में उसका फ्रीली कन्वर्टिबिलिटी भी है, जिस कारण इंडिया इजीली ट्रेड कर सकता है नेपाल के संग, और नेपाल इंडिया रिलेशन काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है इसकी वजह से। अब हम लोग जानते हैं कई सारे मेजर रिवर, जैसे हम लोगों ने देखा, जो नेपाल से इंडिया में फ्लो करती है, इसकी वजह से भी इंडिया नेपाल का रिलेशन क्रिटिकल है, जो दोनों कंट्री को मेंटेन करना पड़ता है। कई सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स है जो दोनों कंट्री ने स्टैब्लिश किए हैं मिलके, जिससे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है दोनों कंट्री को। तो ये भी एक मेजर रोल प्ले करती है दोनों के रिलेशनशिप में। अब सबसे क्रिटिकल जो इन दिनों का सबसे मेजर रीजन ये है कि अब ग्रोइंग चाइना प्रेजेंस।
अब नेपाल भी देख रहा है कि इंडिया को बैलेंस करने के लिए चाइना को कई बार लिवरेज कर लेता है नेपाल। तो इसकी वजह से नेपाल, चाइना को भी एडवांटेज है, चाइना भी अगर नेपाल में इनरोड्स करता है तो वो इंडिया का स्ट्रेटेजिक डेस्क को कमजोर कर सकता है, तो चाइना के लिए बेनिफिट है। तो इस कारण से चाइना इनरोड्स कर रहा है नेपाल में, नेपाल को लुभा रहा है कई बार कि तुम मेरा पोर्ट यूज़ कर लो, तुम मेरे कंट्री से सामान भेज लो, तुम मेरे कंट्री से रोड बनवा लो। तो इस तरह से चाइना प्रेजेंस बढ़ रहा है, जो इंडिया के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। अब देखिए, जैसे मैंने बताया था कि इंडिया नेपाल के संग बॉर्डर शेयर करता है, तो ऐसे कौन कौन से स्टेट है इंडिया के जो नेपाल के संग बॉर्डर शेयर करता है? ऐसे 5 स्टेट है। पहला उत्तराखंड, सेकंड उत्तर प्रदेश, थर्ड बिहार, फोर्थ सिक्किम, फिफ्थ वेस्ट बंगाल। फिर अब इंडिया और नेपाल का जो भी रिलेशन है, उसका फाउंडेशन क्या है? उसका फाउंडेशन है इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, जो 1950 में साइन हुआ था। अब इंडिया और नेपाल का जो भी रिलेशन है ना, वो देखिए हिस्टोरिकल है, ये सब लोग जानते हैं, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस भी हम लोग ने एक फाउंडेशनल ट्रीटी साइन किया जिसने हम लोग का प्रिंसिपल्स और विजन एंशाइन किया कि हम लोग पीस और फ्रेंडशिप के साथ रहेंगे आने वाले समय में। ठीक है, जिसकी वजह से आज भी नेपाली सिटीजन जो है इंडिया में अनपैरेलल्ड एडवांटेज मिलता है उनको, जैसे कि पढ़ने के लिए, काम करने के लिए उन्हें जो अपॉर्चुनिटी मिली है इंडिया में, वो अनपैरेलल्ड है। जैसे हम लोग देख चुके हैं कि 80 लाख नेपाली सिटीजन इंडिया में रहते और काम करते हैं, फिर उनको एट पार अपॉर्चुनिटीज मिलती है इंडियन सिटीजन के बराबर नेपाल इंडिया में। इसका एग्जाम्पल हम लोग डेटा देख चुके हैं पहले ही। अब हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे रिसेंट डेवलपमेंट जो इंडिया और नेपाल के रिलेशन को शेप किया पिछले कुछ दिनों में। तो स्टार्टिंग करते 2004 से हम लोग लास्ट एक डिकेड के आसपास का डेवलपमेंट देखेंगे। वैसे तो इंटरनेशनल रिलेशन नेपाल और इंडिया का समझने जाओ तो काफ़ी इवेंट्स हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, जिसको एक एक करके देखें तो ये वीडियो का ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द वीडियो इज टू गिव अ ब्रीफ कॉन्टोर कि इंडिया नेपाल के रिलेशन में कैसा, क्या क्या भावनाएं हैं, सेंटिमेंट्स क्या, आपको फील आ जाएगा। कोई भी न्यू बंदा अगर इस वीडियो को देखता है तो उसको इंडिया नेपाल का रिलेशन का सेंटिमेंट या फील आ जाएगा कि इन दोनों का रिलेशन कैसे चल रहा है। उस ऑब्जेक्टिव से मैंने कुछ की एस्पेक्ट हाईलाइट किया है। अब जैसे देखिए, इंडिया जब से 2014 के बाद से इंडिया ने स्ट्रिक्टली नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी अपनाया है, सिर्फ नेपाल के साथ नहीं, और भी नेबरिंग कंट्री जैसे कि बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव्स भी इनफैक्ट जो इंडियन ओशन रीजन में है, ऐसे कई कंट्रीज में इंडिया ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी अपनाया है। इसका मतलब क्या है? कोई भी इंडिया, इन कंट्रीज को कोई भी इशू आता है तो इंडिया पहले जवाब देना चाहती है, इंडिया पहले हेल्प करना चाहती है। जैसे कि 2015 में अर्थक्वेक आया था नेपाल में, उसमें इंडिया ने काफ़ी हेल्प किया था, उसके बारे में हम आगे देखेंगे भी। तो वो एक सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल हो सकता है इस पॉलिसी के अंदर। अब इसकी वजह से इंडिया ने कुछ कमिटमेंट्स भी किया कि इंडिया नेपाल के इंटरनल अफेयर्स में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगा। इसकी वजह से जो नेपाल के लिए फेवर ऑब्वियसली है, पर एक तरह गुजरात डॉक्ट्रिन का रिफ्रेश वर्जन है। गुजरात डॉक्ट्रिन कहता है कि किसी भी नेबरिंग कंट्री या फिर जो स्मॉलर कंट्री है उसके संग अच्छा रिलेशन मेंटेन करने के लिए हम लोग को उसके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। फिर दोनों, इंडिया खुद भी रेडी है कि अगर जो ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप है, जो फाउंडेशनल ट्रीटी है इंडिया और नेपाल के बीच में, अब कुछ टाइम पहले बात उठा था, कुछ सालों पहले, डिकेड्स पहले भी बोल सकते हो आप, 1990 के आसपास, जी कि हम लोग इस ट्रीटी को और रिवैम्प करें, डेवलप करें। नेपाल का कुछ इंटरेस्ट है, वो वेरी कर रहा है, चेंज कर रहा है, उसको इंटरेस्ट को हम लोग इनकॉर्पोरेट करके ट्रीटी को बेटर बनाए, रिवाइज वर्जन बनाए जो दोनों के लिए एक्सेप्टेबल हो। तो इंडिया भी उसके लिए रेडी था शुरुआत से, इंडिया चाहता है, इंडिया रेडी है उसके लिए, बट कुछ पॉलिटिकल हर्डल्स आ रहे हैं जिसकी वजह से सॉल्व नहीं हो पा रहा, बट इंडिया इज ओपन टू दैट। तो उसके बाद और एक इंटरेस्टिंग इवेंट क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि 2015 में नेपाल में अर्थक्वेक आया था। अब इंडिया ने उसको बहुत हाई स्केल पे, लार्ज स्केल पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस शेयर किया था, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ पीपल, रिसोर्सेज, फूड, कई सारे लोगों को घर तक खाना पहुंचाना, लोगों को, हमारे रिसोर्स को पहुंचाना, ह्यूमन रिसोर्स को, ताकि वहाँ पे टैकल कर सके, हमारे फोर्सेस को सेंड करना और मॉनेटरी हेल्प करना। इस तरह का हेल्प इंडिया ने ऑपरेशन मैत्री के अंदर नेपाल को दिया था। अब सितंबर 2015 में क्या हुआ कि नेपाल ने डिसाइड किया कि वो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करेंगे। अब उसमें क्या है, अब जो इंडिया का जो रिलेशन है नेपाल के संग, वो मेनली डिराइव होता है मदेसीज के संग। मदेसीज कौन है? ये वो लोग हैं नेपाल के जो तराई रीजन में रहते हैं, माने कि प्लेन एरिया में रहते हैं। अब नेपाल के जो पॉपुलेशन है उनको ब्रॉडली आप 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक हिली पॉपुलेशन, एक तराई पॉपुलेशन। जो तराई पॉपुलेशन है मदेसी वाला, उनसे इंडिया का ज़्यादा डीप रिलेशन है। हिली रीजन जो है वो नेपाल के पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस ज़्यादा करता है, वहाँ के पॉलिटिकल लीडरशिप जो है हिली रीजन से ज़्यादा आते हैं, तो कोर नेपाली सेंटीमेंट वहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, तो इसकी वजह से जब इंडिया मदेसीज का इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस करता है नेपाल के डिस्कशंस में, पॉलिटिकल नेगोशिएशंस में, तो नेपाल को लगता है इंडिया उसके मामले में इंटरफेयर कर रहा है। जिसकी वजह से ऐसा हुआ था कि 2015 में सितंबर के दौरान इकोनॉमिक ब्लॉकेड हो गया था। अब जैसे कि नेपाल जो है, अब अर्थक्वेक आया था अप्रैल में, तो उससे रिकवरी कर रहा था कि इकोनॉमिक ब्लॉकेड नेपाल को काफ़ी सेंटिमेंटली हर्ट किया। अब ऐसा नेपाल बोल रहा है कि इंडिया ने यूनिलैटरली इकोनॉमिक ब्लॉकेड किया था नेपाल को सबक सिखाने के लिए। अभी कुछ भी हो सकता है, इसके पीछे पॉलिटिकल रीजन अफेक्ट क्या है, बट ये समझने लायक बात है कि ऐसा सेंटिमेंट है नेपाली लोगों के अंदर, नेपाली पॉलिटिशियन के अंदर, कि ऐसा कुछ हुआ था। अब नहीं भी हो तो पॉलिटिकली उसका क्रिएट किया गया। और रिसेंट डेवलपमेंट में क्या हुआ, जनवरी से अगस्त 2016 के बीच में, आफ्टर दिस इंसिडेंट,
इट वॉज सीन दैट केपी ओली जो है उस अभी फॉर्मर नेपाल प्राइम मिनिस्टर हो गए, उन्होंने प्रो चाइना टिल्ट लिया था। प्रो चाइना टिल्ट से अब इंडिया को क्या फर्क पड़ता है? अब इंडिया देख रहा है कि चाइना नेपाल में इनरोड्स कर रहा है, तो ऑब्वियसली इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक लॉस है। अब इंडिया चाहेगा उसका नेबरहुड जो है उसके लिए हमेशा ओपन रहे, तो अब वहाँ पे चाइना इंटरफेयर कर देगा तो इंडिया के लिए थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। इसके लिए इंडिया ने अपना रिजर्वेशन वर्क किया, जो कि एक रिलेशनशिप को एक नए लो तक ले गया था आगे जाके। अब इंडिया ने नेपाल जो है ब्लेम करता है कि इंडिया जो है इनके इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करता है, जैसे कि हमने बताया मध्यस्थी का इशू लेके, और फिर ट्रेड में भी कई बार इंडिया इंटरफेयर करता है, उनका मानना है। तो इसके इसके लिए क्या पॉलिटिकली एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट भी डेवलप किया गया कुछ टाइम तक, और प्रो चाइना कार्ड भी खेला गया, जिससे इंडिया को काफ़ी स्ट्रेटेजिक नुकसान भी हुआ नेपाल में। अब देखिए इसी की वजह से अब इंडिया जो है नेपाल से तो बॉर्डर शेयर करता ही है। अब इस बॉर्डर शेयर करने की वजह से इंडिया और नेपाल के बीच में काफ़ी सारे सिक्योरिटी कंसर्न्स बन जाते हैं। अब नेपाल जो है कई बार इंसर्जेंसी ग्रुप का सेफ हेवन बन जाता है, जैसे उल्फा जो असम में काफ़ी ऑपरेट करता है और इंसर्जेंट ग्रुप रह चुका है नेपाल में, असम में, तो वो कई बार सेफ हेवन नेपाल में ले लेता है, कई बार भूटान में भी ले लेता है। ऐसे नेबरिंग कंट्रीज जो है वहाँ पे लोग छुप जाते हैं जाके बॉर्डर के पास, और कई बार पाकिस्तान भी अपना जो इंडिया के खिलाफ जो एक्शंस है या फिर टेररिस्ट अटेम्प्ट है वो भी नेपाल के थ्रू कई बार डाइवर्ट करता है। कई बार गुजरात राजस्थान को भी यूज़ करता है, पर कई बार नेपाल को भी यूज़ करता है। सिमिलरली चाइना भी कई बार अपना फंडिंग या फिर अपना इंटरेस्ट के जो इंडिया को हार्म पहुंचाने के लिए इंटरेस्ट है वो कई बार नेपाल के थ्रू डाइवर्ट करती है, क्योंकि इंडिया नेपाल ओपन बॉर्डर शेयर करता है, तो ऐसे उनको ईजी पड़ता है चीज़ें को डिस्टर्ब करने में। कई बार फेक करेंसीज इंडिया में आती है वाया नेपाल। तो ये कई सारे स्ट्रेटेजिक और कंसर्न्स है, सिक्योरिटी कंसर्न्स है जो इंडिया के लिए, बिकॉज ऑफ शेयरिंग बॉर्डर विद नेपाल। अब उसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसा सिचुएशन क्यों बना। अब 1816 में ट्रीटी ऑफ सुगौली साइन हुआ बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड नेपाल, जिसकी वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये बॉर्डर होगा हम लोग का। पर उस जमाने में बात क्या था कि उस जमाने में बॉर्डर डिसाइड होता था जनरली रिवर के बेस पे, कि रिवर के ईस्टर्न साइड में आपका, रिवर के वेस्टर्न साइड में मेरा। अब अब रिवर कोर्स चेंज करता है ओवर टाइम, स्पेशली हिमालयन रिवर्स काफ़ी सारे सेडिमेंट्स होते हैं उनके प्रति, वो काफ़ी कोर्स चेंज करते हैं। एग्जाम्पल कोसी नदी आप देख लो, गंडक नदी देख लो। अब ये सब कोर्स चेंज करने की वजह से क्या है, रिवर ईस्ट मूव किया है, वेस्ट मूव किया है, जिसकी वजह से अब ये इशू है कि एक्चुअल बॉर्डर क्या है। काला पानी में यही इशू है, जिसकी वजह से इंडिया और नेपाल के बीच में काला पानी सुस्ता में टेरिटोरियल डिस्प्यूट बना हुआ है। तो ये चैलेंज सॉल्व कौन करेगा? अब इंडिया कोशिश कर रही है पर सॉल्व हो नहीं पा रहा है, क्योंकि नेपाल, इसके पीछे रीज़न ये है कि नेपाल इंडिया के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है उसके प्रति जेन्युइनली कभी सेंसिटिव हो ही नहीं पाया, ऐसा इंडिया का व्यू है। तो अब ये ओपन बॉर्डर जो इंडिया नेपाल के साथ शेयर करता है, इसकी वजह से इंडिया को चैलेंज फेस हो रहा है। तो ये नेपाल को भी समझना चाहिए इंडिया का स्ट्रेटेजिक कंसर्न, पर नेपाल अपने पॉलिटिकल रीजन की वजह से कई बार जब वहाँ की गवर्नमेंट फेल हो जाती है डिलीवर करने में, तो लोग नेशनल इशू पे खेलते हैं, तो इंडिया नेपाल का इशू उनके लिए बेनिफिट रहता है पॉलिटिकली। अब देखिए बॉर्डर डिस्प्यूट फ्लेयर हो गया था, जैसे मैंने बताया काला पानी के इशू, वो 2019-20 के टाइम ज़्यादा फ्लेयर हुआ। 2019-20 के टाइम पे क्या हुआ कि इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइज किया, हम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया, स्पेशल स्टेटस हटा दिया जम्मू एंड कश्मीर का, और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को बांट दिया दो यूनियन टेरिटरी में, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी एंड यूनियन टेरिटरी लद्दाख। अब इसके साथ जब इंडिया ने पॉलिटिकल मैप रीइंट्रोड्यूस किया इंडिया का रीऑर्गेनाइजेशन के बाद, तो काला पानी को अपने पार्ट ऑफ टेरिटरी दिखाया। पर इंडिया का ये गलती नेपाल को गलती लगा, क्योंकि नेपाल तो ऑब्जेक्ट किया, नेपाल बोलता है कि यार काला पानी तो हम लोग का डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, आप कैसे बोल सकते हो आपके मैप के अंदर आता है। तो ये पहला पॉइंट हुआ। फिर मई 2020 में क्या हुआ कि इंडिया ने दारचूला लिपुलेक रोड जो है इनॉग्रेट किया, तो कैलाश मानसरोवर यात्रा वहाँ से इजीली जा सकता है वाया लिपुलेक पास। दो रूट है, एक थोड़ा हिली टेरेन है जहाँ पे स्लो मूवमेंट होता है, और एक लिपुलेक पास के थ्रू जहाँ पे इजीली और फास्ट मूवमेंट हो सकता है। एक शॉर्ट रूट है कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए। तो इंडिया, क्योंकि इंडिया बॉर्डर एरिया में काफ़ी ज़्यादा रोड डेवलपमेंट किया है ताकि इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ बने बॉर्डर एरियाज में, तो उसी के तहत ये भी डेवलप किया गया। पर इससे अब प्रॉब्लम है नेपाल को, क्योंकि नेपाल बोलता है लिपुलेक पास जो है नेपाल का हिस्सा है। एक्चुअल में लिपुलेक पास पड़ता है इंडिया, नेपाल और चाइना के ट्राई जंक्शन पे, जो इंडिया क्लेम कर रहा है, बट नेपाल बोलता है लिपुलेक पास नेपाल का हिस्सा है। तो इंडिया ये रोड खोल के गलत काम किया, तो नेपाल ने क्या किया, नेपाल ने प्रोटेस्ट कर दिया। नेपाल ने प्रोटेस्ट किया और साथ साथ में एक नया मैप इशू किया, जिसमें उन्होंने बताया लिपुलेक जो है नेपाल, काला पानी रीजन जो है नेपाल के मैप का हिस्सा है। तो इस तरह का पॉलिटिकल बॉर्डर डिस्प्यूट फ्लेयर अप हो गया इंडिया नेपाल के, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़, काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल आए थे उन दौरान। और ये चाइना कार्ड जो नेपाल प्ले करता है, अब नेपाल क्या करता है कई बार कि चाइना को लिवरेज करता है इंडिया पे डिपेंडेंसी ऑफसेट करने के लिए। स्ट्रैटेजिकली नेपाल गलत नहीं है, क्योंकि अब नेपाल चाहेगा कि उसको स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मिले, ना उसको इंडिया ज़्यादा ओवर पावर करे, ना चाइना ओवर पावर करे। तो नेपाल को जब लगता है अनकंफर्टेबल, नेपाल को लगता है इंडिया ज़्यादा घुस रहा है उसके मैटर में, तो इंडिया को ऑफसेट करता है नेपाल चाइना कार्ड खेल के। अब इससे क्या है, इंडिया का जो सिक्योरिटी कंसर्न है, इंडिया का जो रियल इंटरेस्ट है नेपाल के अंदर, वो कई बार ओवर शेडो हो जाता है और इंडिया भी अनकंफर्टेबल हो जाता है, तो ये डिस्प्यूट बन जाता है। अब नेपाल चाइना जो है ट्रीटी साइन किया था, जैसे इंडिया नेपाल का ट्रीटी है, वैसे नेपाल चाइना का भी ट्रीटी है पीस एंड फ्रेंडशिप का, 1960 में साइन हुआ था।
अब चाइना क्या कर रहा है, इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर रहा है नेपाल में इनरोड्स बनाने के लिए। जैसे कि अब नेपाल को इकोनॉमिक और रीजनल कनेक्टिविटी में जोड़ने के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना ने कई सारे रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स और रेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स नेपाल में प्रपोज किए। अब ये जो चीज़ है, ये सब सारी एक्टिविटी जो है जो नेपाल और चाइना के बीच में हो रही है, इसकी वजह से इंडिया का स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है कहीं ना कहीं नेपाल में कमजोर हो रहा है इस चाइना कार्ड की वजह से। अब चाइना का नेपाल में क्या इंटरेस्ट है, चाइना सिंपल चाहता है कि जो मेरा 5 फिंगर पॉलिसी है जो माओ जेडोंग ने दिया था, नेपाल उसका एक इम्पॉर्टेंट फिंगर है, तो नेपाल में चाइना अपना प्रेजेंस बनाए रखना चाहता है। सेकंड, जो तिब्बतियन रिफ्यूजी जो नेपाल में गए हैं उनके इम्पैक्ट को नलीफाई करना चाहता है। फिर थर्ड, चाइना है, इसके लिए क्या मेथड चाइना बना रहा है, चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इकोनॉमिकल कनेक्टिविटी, रीजनल कनेक्टिविटी बना रहा है थ्रू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, रोड्स एंड रेल। फिर ऑल्टरनेटिव एक्सेस दे रहा है चाइनीज पोर्ट में नेपाली लोगों, नेपाली बिजनेसमैन को ट्रेड करने के लिए। फिर डिफेंस और इंटेलिजेंस कॉपरेशन कर रहा है चाइना नेपाल के संग। फिर सॉफ्ट पावर, जैसे कि बुद्धिज्म जो है चाइना और नेपाल के बीच में भी कॉमन लिंक है, तो बुद्धिस्ट सर्किट के थ्रू मैंडरिन लैंग्वेज प्रमोट करके स्कूल्स में हॉस्पिटल्स बना के चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, नेपाल में सॉफ्ट पावर इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब इंडिया ऐसा नहीं कि सिर्फ चाइना ही काम कर रहा है नेपाल में, ये तो इसलिए बताएगा कि इंडिया नेपाल रिलेशन में चाइना कैसे इक्वेशन में आता है। अब इंडिया शुरुआत से ही नेपाल में डेवलपमेंट असिस्टेंस देता आ रहा है, और इनफैक्ट काफ़ी अच्छा देता आ रहा है, क्योंकि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी है, तो डेवलपमेंट असिस्टेंस काफ़ी हद तक नेपाल तक पहुंचा भी है, जिसमें नेपाल के बॉर्डर एरिया में भी और इंटरनल एरिया में भी काफ़ी डेवलपमेंट फ़ायदा हुआ है, जैसे कि हेल्थ में, एजुकेशन में, वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट में, रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे बॉर्डर एरिया में कई, आप लोग जानते हैं, कई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने में कठिन होता है, क्योंकि बॉर्डर एरिया है, माने रिमोट एरिया टाइप का होता है, वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं जाते, क्योंकि एक्सेस भी डिनाइड होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी जनरली इतना अच्छा नहीं होता। तो उसको अपग्रेड करने में इंडिया ने काफ़ी हेल्प किया, स्पेशली तराई रीजन में जो इंडिया से जुड़ता है। फिर क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक भी बनाया ताकि हम लोग पीपल टू पीपल और इकोनॉमिक ट्रेड बना रहे। फिर डिफेंस रिलेशन भी है, इंडिया और नेपाल जो है जॉइंट एक्सरसाइज करती है सूर्य किरण नाम से। फिर नेपाली आर्मीज को, नेपाली फोर्स को जो ट्रेनिंग और वेपन चाहिए वो भी इंडिया प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट असिस्टेंस देती है इंडिया नेपाल को, और देती आ रही है काफ़ी समय से। इसीलिए इंडिया और नेपाल का एक रिलेशनशिप स्ट्रांग बनता भी जा रहा है ओवर टाइम। अब देखिए, कनेक्टिविटी के लिए भी इंडिया ने चाहा कि इंडिया चाहता है कि अपना नेबरहुड में एक स्ट्रेंथ बना रहे, एक कनेक्टिविटी बना रहे, ट्रेड बना रहे, बिजनेस बना रहे, रिलेशन बना रहे। तो इसके लिए इंडिया ने कुछ साल पहले एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट प्रपोज किया था, इसका नाम था बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल BBIN ट्रांसनेशनल हाईवे प्रोजेक्ट। अब इंडिया के प्रपोज करने से तो कुछ होता नहीं है, सारे कंट्री को मानना पड़ेगा। तो इसमें एक मोटर व्हीकल एग्रीमेंट भी था, जिसके अंदर फ्री मूवमेंट हम लोग फैसिलिटेट कर रहे थे ऑफ व्हीकल, जिससे इकोनॉमिक और रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ता, तो इकोनॉमिक और ट्रेड बढ़ता। अब इसमें क्या है, इससे फ़ायदा क्या होता है कि रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ा, जैसे मैंने बोला। अब नेपाल और भूटान जो लैंडलॉक कंट्री है, उनको ट्रेडिंग पोर्ट्स का एक्सेस मिलता है इंडिया में और बांग्लादेश में। उसके बाद जो सीमलेस मूवमेंट है पीपल और गुड्स का होता है, इसके कारण हम लोग का और इकोनॉमिक डेप्थ बनता है रिलेशन में, और कल्चरल डेप्थ बनता है रिलेशन में, रीजन का इंटीग्रेशन होता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। ये सारी बात हम लोग कर चुके हैं। अब इसमें चैलेंज क्या है कि ये चीज़ अभी तक पूरा नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजन। अब हम लोग एक अलाइनमेंट आ ही नहीं पाए हैं और ये चीज़ प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा, बिकॉज कोई ना कोई छोटा मोटा डिस्प्यूट हो जाता है किसी कंट्री में चाइना की वजह से और उनके स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के फेवर में, तो ये बात आगे बढ़ नहीं पाती। अब फाइनल वर्ड्स क्या है, देखिए, हम नेपाल ऐसा कंट्री है, भले छोटा कंट्री पर एक कंट्री है, तो हम लोग को उसको सम्मान देते हुए इक्वलिटी और सस्टेनेबल रिलेशन बनाने के लिए नेपाली प्राइड और यूनिकनेस को अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए, और एक इक्विटेबल फ्रंट पे नेपाल से डील करना चाहिए। इक्वल राज्य की तरह मानना चाहिए कि नेपाल भी एक अपना देश है, उसका अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, उसको सम्मान देते हुए एक सस्टेनेबल पार्टनरशिप की तरफ बढ़ना चाहिए। इसका सबसे अच्छा रास्ता क्या होगा कि हम लोग का जो ट्रीटी है पीस एंड फ्रेंडशिप, उसको रिवैम्प किया जाए और जल्द से जल्द और बॉर्डर डिस्प्यूट को क्लोज किया जाए। फिर सेकंड क्या है, नेपाल को भी समझना चाहिए कि इंडिया जो पोर्ट है, इंडियन पोर्ट जो है, उसके सबसे नज़दीकी पोर्ट रहेगा, तो वो चाइना को लिवरेज करने का ट्राई ना करे, बिकॉज उससे उन्हीं का नुकसान होगा, उन्हीं पे। अब चाइना का चेकबुक डिप्लोमेसी चलता रहता है, जैसे नेपाल ही फंसेगा बाद में। अब नेपाल अगर इतना क्रेडिट चाइना से ले लेगा तो उसको चुकाना भी तो पड़ेगा, ये वो भूल जा रहा है। जब तक चाइना को लग रहा है कि नेपाल से फ़ायदा निकल रहा है, तो चाइना भी अपना इन्वेस्टमेंट खेलता रहेगा। तो नेपाल को ये समझना है। सेकंड, अब नेपाल को ये भी समझना है कि उसका सबसे बड़ा मार्केट जो है वो भी गैजेटिक प्लेन में होने वाला है, बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल रिलेशनशिप, पीपल टू पीपल रिलेशनशिप, जो यूनिक रिलेशनशिप इंडिया नेपाल के साथ शेयर करता है। बिकॉज ऑफ दैट द फैमिली रिलेशन जो नेपाल इंडिया के बीच में, उसकी वजह से उसका मैक्सिमम लार्जेस्ट मार्केट गैजेटिक प्लेन में होने वाला है, क्योंकि वहीं पर इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। अब थर्ड ये है कि नेपाल जो है चाइना और इंडिया को बैलेंस करना चाहता है, तो बैलेंस करे, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करे, और उस चीज़ में ये ना भूल जाए कि वो इंडिया को साइड करता रहे। माने इंडिया को बहुत ज़्यादा साइड करने के लिए अगर चाइना को बहुत ज़्यादा एंट्री कर दिया, तो नेपाल का ऑटोनॉमी के लिए एट द एंड वो बुरा ही होगा। अगर चाइना ज़्यादा नेपाल में घुस गया तो वो चाइना नेपाल को ओवर पावर करने का ट्राई करेगा फॉर स्ट्रेटेजिक बेनिफिट
और वर्ल्ड देख रही है कि चाइना कितना एग्रेसिव पॉलिटिक्स खेलता है, हर जगह इनरोड्स कर लेता है, हर जगह कब्जा करना चाहता है, हर एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे चाइना का कब्जा आज के दिन में। तो ये समझ लो आप कि ये रिस्क हो सकता है नेपाल के लिए भी। अगर नेपाल का रिस्क है तो इन अ वे इंडिया के लिए भी रिस्क बन जाएगा। अब तिब्बत तो चाइना कैप्चर कर ही चुका है 1955 के आसपास, तो इंडिया नहीं चाहेगा कि नेपाल भी अब चाइना के कब्जे में आ जाए। कहीं ना कहीं चाइना वही ट्राई कर रहा है इन द लॉन्ग रन, ऐसा आप मान सकते हो। पर अब चाइना को, नेपाल को भी समझना चाहिए कि इंडिया का जेन्युइन सिक्योरिटी कंसर्न्स है, उसको भी एड्रेस करना चाहिए, उसको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, ताकि इंडिया और नेपाल का रिलेशन अच्छा बना रहे, फ्रूटफुल बना रहे। तो दिस इज इट दोस्तों, ये इतनी सारी बातें हम लोग को जाननी चाहिए एक नेपाल इंडिया रिलेशन के बारे में। तो अगर इतना आप समझते हो तो वी आर गुड टू गो। और भी बाकी जानकारी जो इंडिया नेपाल रिलेशन के बारे में आएगी हम लोग ओवर टाइम देखते रहेंगे। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए।